डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कीटीन 2+2 साइक्लो एडिशन। अब ये कीटीन क्या होती है? तो कीटीन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जो किसी रिएक्शन के बीच में या ड्यूरिंग द रिएक्शन, जिसको हम कह सकते हैं, फॉर्म होती है। अब फॉर्म कैसे होगी, सबसे पहले तो वही देखें, फिर हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, ये हमने एक कंपाउंड लिया, ये एक एसिड क्लोराइड का डेरिवेटिव है, हमने इसकी रिएक्शन एक बेस से कराई। अब बेस का क्या काम होता है? बेस हमेशा एक एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढता है। अब आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा जैसे कि ये एक एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो बेस जो है इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज जैसे ही यहाँ पर आएगा वो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। जैसे मैंने यहाँ पर शो भी कर रखा है कि यहाँ जो नेगेटिव, देखिए ये इस तरीके से था, ये डबल बॉन्ड O, ये Cl, तो जैसे ही H निकला, ये Cl, तो यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस तरह से ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो इसलिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर स्टेबल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक थी। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, यानी H+, प्रोटॉन, सॉरी, जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन निकला। बेस जो है हमेशा प्रोटॉन पर अटैक करता है। तो अब क्या होगा कि यहाँ हमने दिखाया इस तरह से कंपाउंड बना। अब ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ वापस आएगा तो ये लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, जिससे हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होके आएगा वो हो जाएगा डाइक्लोरोकीटीन। अब देख रहे हैं आप, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड है, और ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड है। तो एक ऐसा सेंट्रल कार्बन जो दोनों तरफ डबल बॉन्ड होता है, और एक तरफ ऑक्सीजन होगा और एक तरफ कार्बन, तो उसको हम बोल देते हैं कीटीन। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा इसका डाइक्लोरोकीटीन। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें कि ये स्ट्रक्चर आखिर ये कैसे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। कि अगर हमने क्या दिखा रखा है यहाँ पर कि ये है इस तरह के, ये हमारा Cl डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो अब ये कैसे बना हुआ होगा? तो देखिए, जो सेंट्रल कार्बन होता है, ये सेंट्रल कार्बन यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ये sp हाइब्रिडाइज है, ये हमने सेंट्रल कार्बन बनाया, तो एक तो ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा अपने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की हेल्प से, और एक इधर की साइड वाले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा अपने दूसरे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की हेल्प से। तो ये तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने शो कर दिया। अब इसके पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी बचे होंगे, तो एक हमने p ऑर्बिटल ऐसे दिखा दिया, और इस कार्बन के पास भी एक p ऑर्बिटल है। ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जब ये कार्बन sp2 है, तो एक sp2 ने यहाँ पर Cl के साथ बॉन्ड बनाया, दूसरे sp2 ने दूसरे Cl के साथ, और तीसरे sp2 ने यहाँ पर इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो जब तीन sp2 यहाँ इन्वॉल्व हो गए हैं, तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो बचा हुआ है, तो वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल और इसका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो एक सिग्मा बॉन्ड तो ऑलरेडी बन गया था, और एक ये पाई बॉन्ड बन गया। अब इस कार्बन के पास क्योंकि दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैं, तो अभी इसके पास एक और p ऑर्बिटल भी बचा होगा अनहाइब्रिडाइज्ड, जो इस ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर को हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। और इस ऑक्सीजन, क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके यहाँ पर एक sp2 ऑर्बिटल में लोन पेयर होगा, और यहाँ पर sp2 ऑर्बिटल में लोन पेयर होगा, और इसके पास भी जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बना होगा वो कुछ इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। और ये वाला p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल आपस में मिलके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। तो इस तरह से हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सेंट्रल वाला कार्बन, और होता भी है कि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो ये डबल बॉन्ड कैसे बन के आया? एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ने इसके साथ कंबाइन किया, और जो इसका जो दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचा था, जो इसके परपेंडिकुलर था, वो इस ऑक्सीजन के साथ उसने कंबाइन किया और दूसरा पाई बॉन्ड बना लिया। तो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब तो कीटीन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट होती है, और नेचर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होती हैं। ऑक्सीजन आइटम यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है और ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन शो करती है अंडर थर्मल कंडीशन। और यहाँ पर जो साइक्लो एडिशन होगा वो यहाँ पर इस कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, और जो भी हम एल्कीन दूसरी लेंगे उनके बीच में जो डबल बॉन्ड है, वहाँ पर ये रिएक्शन जो है, जैसे हम यहाँ पर शो कर सकते हैं इसको कि हमने एक ये कंपाउंड लिया और इसकी रिएक्शन फिर हमने ये कीटीन से कराई। तो ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन, यानी इस तरह से यहाँ पर बॉन्डिंग होती है।
तो ये बॉन्डिंग हमने यहाँ पर इस तरह से ये एक 4 मेंबर रिंग बन के आई और ये कंपाउंड हमारा बन गया। तो ये 2 पाई प्लस 2 पाई एडिशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड और ये भी एक पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसलिए 2 पाई प्लस 2 पाई है। और ये हो रही है थर्मल कंडीशन में। लेकिन जब हमने पिछली बार ये डिस्कशन किया था कि 2 प्लस 2 साइक्लो एडिशन और 4 प्लस 2 साइक्लो एडिशन, तो 2 प्लस 2 साइक्लो एडिशन हमारी फोटोकेमिकली अलाउड निकली थी जब हमने 2 एल्कीन के बीच में रिएक्शन कराई थी, और ये निकल रही है थर्मली अलाउड। तो ये थर्मली अलाउड निकल कैसे रही है, तो वही हमें यहाँ पर देखना है। तो अब हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हमारी कीटीन क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक है नेचर में, इसलिए हम उसका ल्यूमो लेंगे और एल्कीन का हम होमो लेंगे। अब क्योंकि हम इसमें सिर्फ एल्कीन वाला, कीटीन में भी हम सिर्फ एल्कीन वाले पार्ट की ही रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो बिल्कुल एल्कीन जैसे ही होंगे कि होमो जो होगा वो इस तरीके से होगा, और जो ल्यूमो होगा यानी होमो में एम सिमेट्री होगी और ल्यूमो में C2 सिमेट्री होगी। तो हम जब एल्कीन का यानी इसका होमो ले रहे हैं तो एल्कीन के होमो में हमें मिलती है एम सिमेट्री, तो हमने दोनों पॉजिटिव फेज वाले ऑर्बिटल्स को अपर साइड बनाया यानी कि सेम साइड बनाया। और हमें कीटीन का ल्यूमो लेना है, तो कीटीन का ल्यूमो बिल्कुल एल्कीन के ल्यूमो की तरह होता है। तो एल्कीन का ल्यूमो कैसा होगा, वो इस तरीके से कि उसमें C2 सिमेट्री हमें शो करनी होगी, एक पॉजिटिव फेज वाला लोब होगा और दूसरा नेगेटिव फेज वाला लोब होगा। और ये बाकी दोनों हमने Cl यहाँ डबल बॉन्ड वो शो कर दिया। अब हमें तो सिर्फ इसी ऑर्बिटल से मतलब है, तो इन ऑर्बिटल का हम इंटरेक्शन देखेंगे एल्कीन के साथ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव फेज वाला लोब इस पॉजिटिव फेज वाले लोब से कंबाइन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एक हमें मिल रहा है बॉन्डिंग इंटरेक्शन। और यहाँ अगर आप देखें तो इसका तो ये नेगेटिव फेज वाला लोब है और इसका ये पॉजिटिव फेज वाला लोब है, तो इसका मतलब यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। तो जब ये एंटी बॉन्डिंग है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 पाई एस प्लस 2 पाई एस हम दिखाते हैं, यानी कि दोनों ही कॉम्पोनेंट में सुप्राफेशियल एडिशन, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। लेकिन रिएक्शन तो हो रही है, 2 पाई प्लस 2 पाई हो रही है, तो क्या ये दोनों में सुप्राफेशियल तो पॉसिबल नहीं आ रही है। तो अब देखेंगे कि दूसरी तरीके से, यानी एक में अगर हम एंट्राफेशियल ले लें और एक में हम सुप्राफेशियल ले लें, तो हम यहाँ देखते हैं फिर से हमने ल्यूमो ऑफ कीटीन बनाया और यहाँ पर हमने होमो ऑफ एल्कीन ले लिया। अब आप देखें तो ये तो हमारा बॉन्डिंग इंटरेक्शन पहले भी निकल के आ रहा था, तो ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। अब यहाँ पर तो कंबाइन नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम इसका ऊपर वाला लोब ले लें, यानी इसका पॉजिटिव फेज वाला लोब इसके पॉजिटिव फेज लोब से कंबाइन करें, तब ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने कीटीन ली है, कीटीन का जो ल्यूमो लिया है, ये एंट्राफेशियल मोड में एडिशन करता है इस एल्कीन के साथ। एंट्राफेशियल कैसे, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। सुप्राफेशियल और एंट्राफेशियल क्या हो रहा है, क्योंकि इस वाले जो हमने कीटीन ली है, इसमें एक तो ये अपर लोब और एक ये लोअर लोब इस एल्कीन के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो जब ये अपर और लोअर दो डिफरेंट लोब कंबाइन करते हैं तो हमेशा एंट्राफेशियल एडिशन होता है। और यहाँ तो ये तो हमारा 2 पाई ए हो गया, और जो एल्कीन के केस में क्योंकि दोनों ही अपर लोब कंबाइन कर रहे हैं तो ये सुप्राफेशियल हो गया। तो 2 पाई एस प्लस 2 पाई ए यहाँ पर पॉसिबल हो रही है। लेकिन जब हमने 2 प्लस 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस डिस्कस की थी तो मैंने आपको बोला भी था, और यहाँ पर होता भी, एंट्राफेशियल एडिशन जो है ज्योमेट्रिकली फीजिबल नहीं है। देखिए ये लोब इतना ऊपर है, इसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, तो ये यहाँ पर इससे कंबाइन नहीं कर पाता। लेकिन क्योंकि रिएक्शन हो रही है तो अब हमें ये देखना पड़ेगा आखिर इन दोनों की अप्रोच हो कैसे रही है। यहाँ पर हम अप्रोच करा रहे थे कि एक को हमने ऊपर रखा था और दूसरे को हम उसके नीचे ला रहे थे, यानी कि एक का पी ऑर्बिटल ऐसे ले रहे थे। सपोज जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, एक का पी ऑर्बिटल ऐसे आ रहा था और दूसरे का पी ऑर्बिटल ठीक नीचे हमने दिखाया था, ऊपर और नीचे रखा हुआ था मॉलिक्यूल को। अब देखते हैं कि क्या कोई और तरीका हो सकता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये कि हमने जो ये एल्कीन ली थी, इस एल्कीन को जो हमने ये पी ऑर्बिटल शो किए हुए हैं, इसको हम 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे। तो 90 डिग्री पर रोटेट करने से होगा क्या, देखिए जैसे मैंने थोड़ा सा एक मॉडल टाइप से बनाया हुआ है, ये अगर आपको देख पा रहे हैं तो ये है, ये भी जो मैंने ये कलर कर दिया ब्लैक सा, तो ये हो गया पॉजिटिव लोब
और ये हो गया नेगेटिव लोब। तो हमने ये इसको इस तरह से शो कर रखा है, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि इसको हम 90 डिग्री घुमा रहे हैं। 90 डिग्री घुमाने का मतलब हो गया कि हम इसको कुछ इस तरीके से कर दे रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, सिर्फ पॉजिटिव लोब तो दिखाई देगा और नेगेटिव लोब पेपर के प्लेन के नीचे दिखाई देगा, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक पॉजिटिव लोब, मतलब इस तरह से सिर्फ पॉजिटिव लोब दिखा रखा है, क्योंकि नेगेटिव लोब नीचे पहुंच गया है, पेपर के प्लेन के नीचे। जैसे हम यहाँ शो भी कर सकते हैं, जैसे ये था, ये पेपर का प्लेन था, हमने इसको यूं कर दिया, तो ये अब यूं किया तो इस तरीके से आ गया कि ऊपर तो आपको लोब दिखाई दे रहा है पॉजिटिव, और नेगेटिव वाला लोब आपको दिख ही नहीं रहा है, तो वो नीचे है पेपर के प्लेन के नीचे। तो इसलिए हमने सिर्फ ये, तो आप उसको चाहे हल्का सा इस तरह से शो भी कर सकते हैं पीछे की साइड कि ये नेगेटिव लोब है। तो इस तरह से हमने इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया। अब हम ले रहे हैं कीटीन। ये तो हमने एल्कीन ली, यहाँ पर हम कीटीन ले रहे हैं। तो जब हम कीटीन लेंगे तो कीटीन में हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को हम ऐसे घुमा दे रहे हैं 90 डिग्री पर पूरा, कि सपोज अगर हमारे पास ऐसे था तो हमने इसे पूरा का पूरा यहाँ घुमा दिया इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर इसको दिखा भी रखा है। तो जब हम इसको पूरा का पूरा ऐसे घुमा देंगे तो ये जो ऑक्सीजन है ये ऊपर पहुंच जाएगी और जो ये Cl ग्रुप्स हैं वो नीचे आ जाएंगे। और फिर ये हमने इसके ल्यूमो को शो कर रखा है। ल्यूमो में हमें दोनों ऑर्बिटल में डिफरेंट फेजेस को आमने सामने दिखाना है। और अब जो इनकी अप्रोच होगी वो परपेंडिकुलर अप्रोच होगी। पहले हम कैसे दिखा रहे थे, पहले हम दिखा रहे थे कि ये ऊपर था और एक ये नीचे था। अब हम क्या दिखा रहे हैं, सपोज कि हमने जो ये वाला ऑर्बिटल थे, अब जो इनकी अप्रोच होगी परपेंडिकुलर, यानी इस तरीके से दोनों, एक अगर ऐसे आ रहा है तो दूसरा इस तरीके से आएगा। तो जब दूसरा इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ शो कर रखा है, देखिए ये पूरा का पूरा जो ल्यूमो है हमने कीटीन का, वो मैंने यहाँ पूरा ड्रॉ कर दिया, ये इस तरीके से आया। और जो एल्कीन है वो कुछ इस तरीके से, यानी कि प्लस साइन बन रहा है दोनों के बीच में इस तरीके से। तो ये तो हमारी पूरी हो गई कीटीन और ये हमारी हो गई एल्कीन। तो परपेंडिकुलर अप्रोच हो गई एक दूसरे के साथ। तो जब ये परपेंडिकुलर अप्रोच होती है तब हम यहाँ क्लियरली देखो शो भी कर सकते हैं कि ये अब क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव लोब इस पॉजिटिव लोब से और ये पॉजिटिव लोब इस पॉजिटिव लोब से यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं। तो एक आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो कार्बन, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और ये एक ट्विस्टेड साइक्लोब्यूटेन बन जा रही है। ट्विस्टेड है क्योंकि बीच में इस तरह से जुड़ी हुई है ये इस तरीके से। और अगर हम इसको ऐसे खोल देंगे तो फिर पूरी की पूरी, यहाँ भी बॉन्ड है इधर भी बॉन्ड है, तो पूरी साइक्लो, तो ये कुछ इस तरीके से है। तो आप देख रहे हैं अब यहाँ पर हम ये जो, क्योंकि इस एल्कीन के दोनों ही पॉजिटिव लोब्स यानी अपर लोब्स जो थे हमारे वो कंबाइन कर रहे हैं, तो इसलिए ये 2πs हो गया एल्कीन के लिए। और अगर आप देखें ल्यूमो, कीटीन का ल्यूमो, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तो इधर की साइड वाला लोब इससे कंबाइन कर रहा है और इसमें इधर की साइड वाला लोब, यानी ये तो है राइट हैंड साइड पे और ये है लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी दोनों ही ऑपोजिट साइड पे हैं इस बॉन्ड के। तो जब ये दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं तो ये एंट्राफेशियल जो होगा कीटीन के लिए, एंट्राफेशियल मोड से कीटीन जो है वो एल्कीन से ऐड होगी। तो यहाँ पर 2πs + 2πa यहाँ पर थर्मली अलाउड इस कंडीशन में निकल पाता है जब ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलरली अप्रोच करें। देखो मैं थोड़ा सा मॉडल के थ्रू आपको समझा सकती हूँ। ऐसे मैंने बनाया, जैसे मैंने आपको पहले ये दिखाया था कि ये हमारा जो था एल्कीन था और हमने इसको इस 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया था, और ये हमारा इस तरह जो था कीटीन था और हमने इसको इस तरह घुमा दिया, और ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से ये परपेंडिकुलरली अप्रोच कर रहे हैं। अब जब ये परपेंडिकुलरली अप्रोच करेंगे तो आप खुद देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव फेज है एल्कीन का, पॉजिटिव फेज वाला लोब है सॉरी, और ये पॉजिटिव फेज वाला लोब है। तो देख रहे हैं आप ये और ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, और ये वाला पॉजिटिव फेज लोब ये वाले पॉजिटिव फेज लोब से कंबाइन कर पा रहा है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर ले रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है रिएक्शन पॉसिबल हो पा रही है, यानी कि दोनों के बीच में अप्रोच हो पा रही है। और इसके साथ ही साथ, और आप ल्यूमो भी देख रहे हैं, ये ल्यूमो बन रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव फेज लोब इधर है और इसका ये पॉजिटिव फेज लोब उधर है, यानी ऑपोजिट लोब्स जो हैं इसके साथ सिमिलर लोब्स से कंबाइन कर रहे हैं। और ये तो है ही साथ इसमें क्या है, इस यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन लीनियरली, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डिंग हो रखी है वो कैसे हो रखी होगी, क्योंकि यहाँ पर एक और भी तो p ऑर्बिटल होगा, वो कुछ हम इस तरह से शो कर सकते हैं अगर आप ये समझ पा रहे हैं। देखिए जो ये वाला p ऑर्बिटल था इसने इस कार्बन के साथ
sp, ये वाला जो कार्बन, इसको आप समझ लीजिए ये sp ऑर्बिटल है, ये जो ये है ये sp ऑर्बिटल है, ये एक बचा, 2 p ऑर्बिटल इसके पास बचते हैं, एक p ऑर्बिटल ये रहा और दूसरा p ऑर्बिटल ये रहा। तो ये जो p ऑर्बिटल है इसके p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके एक पाई बॉन्ड बनाएगा, और जो ये वाला p ऑर्बिटल है जो कि परपेंडिकुलर था नीचे वाले p ऑर्बिटल के, वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इंटरेक्शन भी है कि ये पॉजिटिव फेज लोब इस पॉजिटिव फेज के साथ और ये पॉजिटिव फेज लोब इसके साथ भी कंबाइन कर रहा है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग इंटरेक्शन भी हमें देखने को मिल रही है, अगर आप समझ पा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर भी हम एक जो लोब है उसको हम शो कर सकते हैं, उसका पॉजिटिव फेज लोब इस पॉजिटिव से और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से। देखिए अगर मैं इसको शो कर, मतलब अब मैं पेपर पे आपको नहीं शो करके दिखा पा रही हूँ, तो अगर हम इसको ऐसे दिखाएं सपोज, तो ये पॉजिटिव लोब इस पॉजिटिव के साथ और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पर एक एडिशन बॉन्डिंग इंटरेक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलरली अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल है। अब एल्कीन के केस में हम जब देख रहे थे तो कोई ये भी पूछ सकता है कि भाई जब हम 2 एल्कीन को आपस में कंबाइन करा रहे थे तो हम एक को ऊपर और एक को नीचे रख रहे थे, वहाँ पर भी तो परपेंडिकुलर अप्रोच पॉसिबल हो सकती थी, तो वहाँ पर क्यों नहीं कराई। अब देखिए एल्कीन की परपेंडिकुलर अप्रोच कैसे होती है। ये सपोज एक एल्कीन है, एल्कीन यहाँ पर क्या है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। जब हम परपेंडिकुलर अप्रोच कराएंगे तो ये भी sp2 है और ये भी sp2 कार्बन है दोनों, तो क्या होगा, जो ये इसके ग्रुप्स हैं, क्योंकि यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल है, तो ये जो 120 डिग्री के एंगल पर जो ये ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स आपस में स्टेरिकली हिंडर्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पर ये एक हिंड्रेंस शो करेंगे। जबकि यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है वो sp कार्बन है, यानी कि वो लीनियर है। तो जब वो लीनियर है, लीनियर जो होते हैं ग्रुप्स, वो कभी भी जो है इतना स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं होते, या वहाँ पर लेस रिपल्शन होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर उतनी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर एक लीनियर ग्रुप है, तो लीनियर ग्रुप इतना ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसलिए एल्कीन के केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और यहाँ पर एक फ़ायदा और भी है, क्योंकि जो मैंने p ऑर्बिटल आपको ये दिखाया, ये एक्स्ट्रा वहाँ पर हमें, क्योंकि वो तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा p ऑर्बिटल भी तो इसके साथ कंबाइन कर पा रहा है, तो एक्स्ट्रा जो हमें मिल पा रहा है बॉन्डिंग इंटरेक्शन, उसकी वजह से भी ये रिएक्शन जो है पॉसिबल है। जबकि वहाँ पर 2πs और 2πa जो होता है, जो हम वहाँ दिखाते हैं, थर्मली अलाउड नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ ये थर्मली अलाउड पॉसिबल है जब दोनों को हम परपेंडिकुलर अप्रोच करके दिखा रहे हैं। आई होप थोड़ा सा मैंने क्लियर किया होगा, और नहीं भी समझ में आया फिर भी आप कॉमेंट सेक्शन में थोड़ा सा पूछ सकते हैं मुझसे। अब हम इनकी रिएक्शन देखेंगे कि कैसे ये अप्रोच कैसे करिए। जैसे हमने सपोज ये एल्कीन ली और ये एक हमने कीटीन ले ली, और हमें जो इंटरेक्शन दिखाना है ये कार्बन और इन कार्बन के बीच में इंटरेक्शन दिखाना है। तो क्या होगा, हमने दोनों को परपेंडिकुलरली ले लिया, ये हमारी एल्कीन थी और ये परपेंडिकुलर जो हमने लिया है वो हमारी हो गई कीटीन। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और 1 और 2 के बीच में एक बॉन्ड बनेगा और 3 और 4 के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। तो ये एक ट्विस्टेड साइक्लोब्यूटीन बन जाती है। ट्विस्टेड मतलब इस तरीके से, फिर हम इसको ऐसे खोल सकते हैं, तो ये बॉन्ड तो ऑलरेडी है ही, तो इस तरीके से जो है ये साइक्लोब्यूटेन जो है हमारे पास फॉर्म होकर आती है। और इसका सबसे ज़्यादा तरीका है समझने का कि आपको इसको सिंपल आपको नंबरिंग कर देनी है जिन जिन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन 3 से, और 3 4 से, और 1 और 4 के बीच में भी बॉन्डिंग है। तो बस हमने यहाँ पर नंबरिंग करी। अब देखा 1 कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो हमने 1 कार्बन पर ऑक्सीजन जोड़ दी। 2 कार्बन CH2 ग्रुप है तो ये CH2 ग्रुप है ही। 2 कार्बन फिर 3 कार्बन से अटैच्ड है तो ये 3 कार्बन से अटैच्ड है, और ये भी एक CH2 है तो हमने यहाँ CH2 बना दिया। फिर 3rd कार्बन 4th कार्बन से अटैच्ड है जिसपे एक R और एक H जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ दिखाया, और ये 1 और 4 के बीच में हमने बॉन्डिंग दिखा दी। तो इस तरीके से हम यहाँ ये बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये आता है कि क्या कीटीन 4+2 साइक्लो एडिशन दे सकती है। 4+2 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 4+2 कैसे होती है, ये इस तरीके से होती है कि हम एक डाइन ले लेते हैं और ये डाइनोफाइल। तो क्या कीटीन यहाँ पर डाइनोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम वही परपेंडिकुलर अप्रोच अपना रहे हैं क्योंकि, तो अब हमारा जो ये तो हमारी कीटीन हमने एज इट इज ही बना दी, इसका ल्यूमो बनाया। अब हम क्या करेंगे, इस डाइन का, यानी जो ब्यूटाडाइन हमने ले रखी है, इसका हमें होमो लेना है। अब देखिए ब्यूटाडाइन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, psi1 psi2 psi3 स्टार और psi4 स्टार।
और क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमने उनको 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से भर दिया और ये हमारे खाली रह गए। तो होमो क्या हो जाएगा इसका, psi2 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि psi1 में यहाँ होगी m सिमिट्री और psi2 में होगी यहाँ c2 सिमिट्री, फिर m सिमिट्री और फिर c2। तो हमें यहाँ देखना है होमो की c2 सिमिट्री। होमो की अगर c2 सिमिट्री होगी तो एक पॉजिटिव लोब बनेगा और दूसरा नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ पर इंटरेक्शन तो पॉजिटिव से पॉजिटिव फेज मिल पा रहा है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव फेज मिल रही है, तो इसलिए ये एक एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन यहाँ देखने को मिलता है। इसलिए कीटीन जो है वो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस नहीं देती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा बात। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं कि रिजियो सिलेक्टिविटी सबसे पहले देखेंगे। अब ये रिजियो सिलेक्टिविटी से ये मैंने आपको पहले भी समझाया था जब हमने 4+2 यानी डील-सेल्डर रिएक्शंस जब पढ़ी थी। हमें यहाँ पर सिर्फ ये देखना, रिजियो सिलेक्टिविटी से मतलब ये होता है कि कीटीन का कौन सा कार्बन एल्कीन के कौन से कार्बन से अटैच्ड होगा। बस हमें सिर्फ पोजीशन ऑफ कार्बन समझ लीजिए, हमें कि ये देखना है कि कौन सा कार्बन किस कार्बन से यानी किस पोजीशन पर जाकर जो नए बॉन्ड बन रहे हैं वो बनेंगे, कहाँ पर बनेंगे। तो देखिए जब हमारे पास ये सिंपल एल्कीन है और ये सिंपल कीटीन, तब तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर तो आप इसका चाहे इससे, इसका चाहे इससे, कैसे भी बना दीजिए, हमारा कंपाउंड यही बन के आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ता है जब एल्कीन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो अब हम देखेंगे रिएक्शन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन, अगर हम कीटीन के बारे में बात करें, कीटीन में ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, इसलिए इस कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये तो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। अब हमें एल्कीन में चेक करना है कि कौन सा कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होगा, क्योंकि जब ये पॉजिटिव वाला चार्ज वाला कार्बन है वो किसी नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन से ही कंबाइन करेगा। तो अब सपोज हमने यहाँ पर एल्कीन से एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेगा, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ जाएगा और ये बॉन्ड जो है खिसक के इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन हो गया। तो हमेशा रिएक्शन जो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होती है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इसलिए ये कार्बन इसी कार्बन से अटैच होगा और ये फिर बचा हुआ कार्बन इस कार्बन से अटैच होगा। तो हम यहाँ ऐसे भी दिखा सकते हैं कि भाई ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ। तो आपको सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि दोनों के बीच में कौन सा कार्बन किस कार्बन से अटैच होता है, वही होती है रिजियो सिलेक्टिविटी। तो जैसा कि हमें यहाँ मालूम पड़ गया है कि ये कार्बन इससे जुड़ेगा, तो बस हमने इन दोनों को जोड़ा और हमारा कंपाउंड जो है ये बन के आ गया। तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, हमेशा टर्मिनल कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। अब सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये पाई बॉन्ड तो यहाँ आ जाएगा और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव तो आपस में नहीं कंबाइन करेंगे, तब उस कंडीशन में क्या होगा, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड होगा और ये कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड होगा। और बस आपको सिंपल नंबरिंग करके यहाँ पर एक कंपाउंड बना देना है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हमेशा जो टर्मिनल कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर एल्कीन के साथ हो तो टर्मिनल कार्बन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। बस आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, यही इसकी रिजियो सिलेक्टिविटी थी। अब हम बात करेंगे स्टीरियो सिलेक्टिविटी की। स्टीरियो सिलेक्टिविटी से यहाँ मतलब है कि अगर एल्कीन के कीटीन के कार्बन से कोई लार्ज ग्रुप जुड़ा हुआ हो, यानी बल्की ग्रुप अगर जुड़ा हुआ हो, और ऐसे ही एल्कीन से भी कोई बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो इन बल्की ग्रुप की आपस में स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जैसे कि कह लो कि इन दोनों की आपस में पोजीशन क्या होगी, क्या ये दोनों एक दूसरे से सिस होंगे या ये एक दूसरे से ट्रांस होंगे। तो जितनी भी इसके बारे में स्टडीज़ की गई, ये पाया गया कि ये दोनों बल्की ग्रुप्स एक दूसरे से सिस होते हैं। यानी अगर आप इस आर को अबव द प्लेन बना रहे हो तो इस OET ग्रुप को भी हमें अबव द प्लेन बनाना पड़ेगा, और अगर आप इसे बिलो द प्लेन बना रहे हो तो इसको भी हमें बिलो द प्लेन बनाना पड़ेगा। तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी में सिर्फ यही बताया गया था कि दोनों में अगर बल्की ग्रुप्स अटैच्ड होंगे वो दोनों हमेशा सेम साइड जाएंगे। और वो सेम साइड क्यों जाते हैं उसको हम ट्रांजिशन स्टेट की हेल्प से समझ सकते हैं कि किस टाइप की ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनती है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये एल्कीन ले ली, ये S और L से मतलब है S फॉर स्मॉल और L फॉर लार्ज ग्रुप, या इसको हम बल्की ग्रुप भी बोल सकते हैं।
तो ये तो हमने एल्कीन का लार्ज ग्रुप लिया और ये स्मॉल ग्रुप, ऐसे ही हमने कीटीन का लार्ज ग्रुप लिया और ये स्मॉल ग्रुप। तो जब हम इनका इंटरेक्शन करवाते हैं आपस में, परपेंडिकुलरली अप्रोच करेंगे जब ये दोनों, तो क्या होता है, ये दोनों लार्ज ग्रुप एक दूसरे से दूर रहने चाहिए। क्यों दूर रहने चाहिए? क्योंकि अगर ये एक दूसरे के पास में रहेंगे, सपोज मैं इसको इस तरह से बना देती, ये L हो जाता, यहाँ S हो जाता, और ये भी L हो जाता, ये S, तो जब ये दोनों पास पास होंगे तो ये रिपल्शन क्रिएट करेंगे, यानी ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो हमारी स्टेरिकली हिंडर्ड बनेगी, या हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल बनेगी। और जब ये दोनों लार्ज ग्रुप एक दूसरे से दूर होंगे तो यहाँ पर उतना रिपल्शन नहीं हो पाएगा, और जब उतना रिपल्शन नहीं हो पाएगा तो ये वाली जो ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें कि दोनों LL एक दूसरे से दूर दूर, यानी लार्ज ग्रुप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो वो हमारी ट्रांजिशन स्टेट हाईली स्टेबल बनेगी, या हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा स्टेबल, ये अनस्टेबल होगी और वो स्टेबल होगी। तो रिएक्शन तो हमेशा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ही होगी। तो ये इसलिए, और जब हम ये फिर बॉन्डिंग बना देंगे दोनों के बीच में, हमें जिस कार्बन के बीच में, फिर तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसी हिसाब से इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर बल्की ग्रुप की इस बल्की ग्रुप से बॉन्डिंग हो रखी है, तो हमने भी लार्ज ग्रुप की लार्ज ग्रुप से बॉन्डिंग करा दी और इस CO की इस वाले कार्बन से, और फिर हमने इनकी नंबरिंग करके इसको दे दिया। तो लार्ज ग्रुप, और तो ये तो ट्विस्टेड बनी, जैसे ये ओपन होगी ये लार्ज ग्रुप इस लार्ज ग्रुप के सिस पोजीशन पर ही जाता है। तो जब ये सिस पोजीशन पर जाएगा तो दोनों को हमने सेम पोजीशन पर, यानी दोनों को अबव द प्लेन दिखा दिया। तो आप चाहे तो दोनों को बिलो द प्लेन भी दिखा सकते हैं या दोनों को अबव द प्लेन भी दिखा सकते हैं, एक ही बात है। तो इस ये रिएक्शन में दोनों लार्ज ग्रुप सेम साइड पर क्यों आए? क्योंकि जब हमने ट्रांजिशन स्टेट में इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखा, और दूर रखने से क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट की जो है यहाँ पर रिपल्शन कम हुआ, रिपल्शन कम होने से एनर्जी कम हुई, और एनर्जी कम होने से ट्रांजिशन स्टेट जो है वो हाईली स्टेबल बनी। तो रिएक्शन हाईली स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है, इसलिए दोनों लार्ज ग्रुप जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में आए। हालांकि ये भी कहा गया कि जो प्रोडक्ट बनता है कि उसमें दोनों लार्ज ग्रुप जब एक दूसरे के पास पास है तो वो भी तो स्टेरिकली हिंडर्ड हुए, लेकिन यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट क्योंकि ज़्यादा स्टेबल थी तो उसी ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू तो रिएक्शन होगी, तो ट्रांजिशन स्टेट में दोनों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। तो ये थी स्टीरियो सिलेक्टिविटी। तो जब भी कभी कीटीन की रिएक्शन आएगी आपको उसकी रिजियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो सिलेक्टिविटी पर ध्यान देना है, तभी आप रिएक्शन को कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ रिएक्शंस लिखी हुई हैं, आपको क्या करना होगा, जैसे सपोज ये एक कीटीन है और यहाँ पर हमें ये एल्कीन दे रखी है, अब इन दोनों की आपस में रिएक्शन करानी है। तो हमें क्या, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, तो जो भी ऑक्सीजन के पास वाला कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो हमने इस कार्बन और इस कार्बन की, और ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में ही बॉन्डिंग होनी है। तो हमने इसको सबसे पहले काम करते हैं, आपको नंबरिंग दे देनी है। आपने सपोज इसको नंबर 1 दिया और इसको नंबर 2 दिया, सपोज इसको 3 इसको 4, आप चाहे इसको 3 इसको 4 दे दीजिए, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर दिया आपने। अब आपको ये देखना है कि ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इन दोनों कार्बन में से किस कार्बन से अटैच्ड होगा। अब क्योंकि यहाँ पर Me यानी मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप क्या करता है, पॉजिटिव I प्लस I इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट से प्लस I से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि वो टर्मिनल कार्बन को हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच कर देगा, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन हो जाएगा, यानी इस पर एक, सपोज हम मान सकते हैं कि एक नेगेटिवली चार्ज हो गया है ये। तो इसका मतलब 1 कार्बन 4 कार्बन के साथ कंबाइन करेगा और 2 कार्बन 3 कार्बन के साथ कंबाइन करेगा। तो हम क्या करेंगे, बस सिंपल 1 और 4 के बीच में बॉन्डिंग बना ली, और फिर हमने इसको नंबरिंग दे दी 1 4 और 2 3। फिर देखा 1 और 2 के बीच में भी एक ऑलरेडी बॉन्ड तो है ही, वो बॉन्ड बना दिया, और 3 और 4 के बीच में एक बॉन्ड बना दिया, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड थे वो तो मूव कर जाएंगे, तो अब सिग्मा बॉन्ड तो बचेगा कम से कम, तो वो सिग्मा बॉन्ड हमने दिखा दिया। फिर 1 कार्बन पे देखा एक डबल बॉन्ड O है, तो हमने यहाँ डबल बॉन्ड O जोड़ दिया। 2 कार्बन पे देखा ETOH है, तो हमने यहाँ ETOH को हमने शो नहीं किया, आप चाहे शो भी कर सकते हैं उसे बिलो द प्लेन दिखाकर। फिर 3 कार्बन पर एक Me और H है, तो हमने MEH दिखाया। 4 कार्बन CH2 है, तो बस हमने यहाँ दिखा दिया। अब दूसरी चीज हमें क्या देखनी थी कि ये जो है बल्की ग्रुप्स, ये इसका Me बल्की ग्रुप हो गया, इसका ET, दोनों को हमें सेम साइड रखना है। बस हमने दोनों को सेम साइड रखा, दोनों को अबव द प्लेन दिखा दिया। आप चाहे दोनों को बिलो द प्लेन भी दिखा सकते हैं, वो हमने यहाँ पर दिखा। तो सबसे पहला काम होता है पोजीशन ऑफ कार्बन को डिसाइड करना, और उसके बाद, यानी कि पहले आप रिजियो सिलेक्टिविटी देखेंगे, उसके बाद आप स्टीरियो सिलेक्टिविटी देखेंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और अगर आपको ऐसे समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको घुमा दीजिए,
कि घुमाने से क्योंकि ठीक आमने सामने बन जा रहा है तो ज़्यादा ईजी रह जाता है, वो भी सही तरीका है। और चाहे आप इसको इस तरह से कर लीजिए नंबरिंग डाल के, चाहे आपने इसको पूरा घुमा दिया, तो जब ये घुमा देंगे इस तरीके से तो ये भी नेगेटिवली चार्ज कार्बन होगा, ये पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे के ठीक सामने सामने आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल फिर आपको कहीं नंबरिंग डालने की भी जरूरत नहीं, आपने सीधे सीधा ऐसे बना दिया और अब तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं। नंबरिंग डालना भी बहुत ईजी रहता है और ऐसे घुमा के तो वो भी सही है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल सिर्फ इस बात को शो कर रहा है कि दोनों के बीच में एक सिन एडिशन देखने को मिलता है। देखिए जितनी भी कंसर्टेड रिएक्शंस हैं वहाँ पर हमेशा ही सिन एडिशन होगा। सिन एडिशन से मतलब ये होता है कि जो भी एल्कीन यहाँ पर है, जो यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप आपस में हैं, ये दोनों सिस हैं आपस में, तो कंपाउंड में भी ये सिस ही रहेंगे। जैसे मैंने आपको 4+2 साइक्लो एडिशन में भी समझाया था, डाइन और डाइनोफाइल दोनों की जो स्टीरियो है वो सेम रहती है प्रोडक्ट में, तो ऐसे यहाँ पर है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से ट्रांस होते तो हम यहाँ भी एक दूसरे से इसको ट्रांस दिखा देते। तो यहाँ पर तो दोनों ही एम ही है, तो इसलिए आप किसी भी कार्बन से किसी भी कार्बन को जोड़ दीजिए, कंपाउंड आपको यही मिलेगा। और क्योंकि आपने क्या करना है, बल्कि ग्रुप, दोनों के बल्कि ग्रुप, भाई ये दोनों तो सिस हैं ही आपस में, तो आपने सिस दिखाए, और इसके बल्कि ग्रुप को भी आपको इनके बल्कि ग्रुप जैसा ही रखना है। तो जब ये दोनों अबव द प्लेन है तो आपको इसको भी अबव द प्लेन ही दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये रिएक्शन यहाँ करा सकते हैं। अब ये होता है, ये तो कीटीन मैंने यहाँ बनाई रखी थी, पर कीटीन क्योंकि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, वो आपको ऐसे बनी भी नहीं मिलेगी, रिएक्शन कभी इस तरह से नहीं आएगी। रिएक्शन, क्योंकि कीटीन तो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, वो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनती है, तो आपको कोई रिएक्शन के बीच में वहाँ बनाना पड़ेगा और तब वो रिएक्शन इस तरह से होगी। जैसे ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज हमने ये कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन करा दी SOCl2 से, तो COH ग्रुप हमेशा जब भी SOCl2 से रिएक्शन करता है वो COCl में चेंज हो जाता है। फिर सेकंड स्टेप में हमने इसमें एक बेस जोड़ दिया, बेस को चाहिए होता है प्रोटॉन, वो प्रोटॉन हमें यहाँ दिखाई भी दे रहा है, ये H, ये एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पर। एसिडिक हाइड्रोजन के सेंस में, क्योंकि जैसे ये हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के साथ, ये जो डबल बॉन्ड है उसके साथ कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो ये स्टेबल भी है। तो वो हमने यहाँ पर H निकाला और इस नेगेटिव चार्ज को इसके साथ कॉन्जुगेशन में दिखा दिया। अब जब ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा तो ये Cl जो है निकल जाएगा और हमारी जो कीटीन है वो बन के आ जाएगी। ये है कीटीन, कीटीन बन के आई। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी एक एल्कीन से रिएक्शन करा रखी है, और कैसी एल्कीन, जिससे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है। तो फिर से हमें तो सिर्फ नंबरिंग करनी है, हमें इस कार्बन को नंबर 1 दिया, फिर ये 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा टर्मिनल कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया और ये वाला कार्बन हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो हम क्या करेंगे, 1 और 4 के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाएगी और 2 और 3 के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो हमने 1 और 4 के बीच में एक बॉन्ड बनाया और 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बनाया, और 1-2 के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी है वो हमने दिखा दिया, और 3 और 4 के बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड है वो हमने यहाँ पर शो कर दिया। फिर 1 से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है तो हमने डबल बॉन्ड O जोड़ा, सेकंड कार्बन पर 2 PH हैं तो दोनों PH दिखा दिए, थर्ड कार्बन पर OET और H हैं तो OETH दिखा दिया, और फिर ये फोर्थ कार्बन पर दिखा दिया। तो यहाँ पर तो क्योंकि दोनों पीएच आपके सेम ही हैं तो इसलिए यहाँ स्टीरियो सिलेक्टिविटी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये अगर इसमें से कोई एक H होता, सपोज मैं इस पीएच की जगह अगर H लिख दूं, तब हमें यहाँ स्टीरियो सिलेक्टिविटी यानी हमें स्टीरियो केमिस्ट्री को यहाँ शो करना पड़ता है कि हमें इस पीएच और इस OET को दोनों को हमें सेम दिखाना पड़ता है, यानी कि सिस दिखाना पड़ता है। चाहे तो दोनों को अबव द प्लेन दिखा देते, चाहे दोनों को बिलो द प्लेन दिखा देते। तो इस तरह से हम कीटीन की साइक्लो एडिशन रिएक्शंस को समझ सकते हैं। तो कीटीन में सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये हमेशा 2πS और 2πA होती हैं, थर्मली अलाउड होती हैं। मतलब एक में सुप्राफेशियल एडिशन देखने को मिलेगा, दूसरे में एंट्राफेशियल, और एंट्राफेशियल हमेशा कीटीन के रिस्पेक्ट में होता है। थर्मली अलाउड हो गई। फिर एक चीज़ ध्यान रखनी है, रिजियो सिलेक्टिविटी, और फिर हम देखेंगे इनकी स्टीरियो सिलेक्टिविटी। तो रिजियो सिलेक्टिविटी में आपको सिर्फ पोजीशन ऑफ कार्बन चेक करना है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन तो हमेशा कीटीन का कार्बन रहेगा ही रहेगा। आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि एल्कीन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो कॉर्नर वाला कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो बस पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से, बस यही आपको यहाँ पर जोड़ना होता है। और फिर हम इसकी स्टीरियो सिलेक्टिविटी देखेंगे कि दोनों के जो बल्कि ग्रुप हैं वो एक दूसरे से सिस पोजिशन पर आए। तो इस तरह से हम कीटीन की साइक्लो एडिशन रिएक्शन को समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। Thanks for watching.